हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, ये कर ली सबने एक्सरसाइज 2। अच्छा, टेस्ट में नॉन मेड आपका एक ही क्वेश्चन का चक्कर था ना, वो जो डायपोल वाला था। ठीक है। मेड वाली भी जो थी मैंने करवा दी करेक्शन। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 2 में बताओ। सेवनटीन्थ का इसका डी तो नहीं आएगा ना, गलत लग रहा है यार। चलो, ए तो ठीक हो ही गया। बी ऑप्शन, the shunt resistance between the terminals of a cell in secondary circuit of potentiometer is increased, the balancing length increases. ये मतलब बेसिकली उस टाइप का केस हो गया ना, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। तो उस केस में क्या बनता है रिलेशन, देखो बच्चों, उससे बढ़ती है। अगर शंट रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो देखो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ये वाली, तो इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो कम फ्लो करेगा। अगर करंट कम फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। तो बी करेक्ट नहीं हो गया?
आया समझ बच्चों? तो द बी इज करेक्ट है ना? सी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से फिर डी ऑप्शन बन गई। तो बच्चों वैसे तो हमने मतलब ये समझा था, आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब थर्मो ईएमएफ मतलब थर्मोकपल वाली ईएमएफ जो कि जनरली बहुत कम होती है, तो उसके हिसाब से तो पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ वेरी गुड डिवाइस वो मेजर करने के लिए, है ना? बट मतलब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस तो फिर हमें वही मार्क करना पड़ेगा क्योंकि ए तो पक्का सही है ही है। समझ गए बच्चों? ओके। और कौन सा था 9th? देखो 9th क्वेश्चन को करने का क्या है बेस्ट तरीका कि ये जो बीच में बनी हुई है ना रेजिस्टेंस, डायगोनल रेजिस्टेंस, आप इसको बाहर ड्रॉ कर दो, मतलब लाइक दिस, यहां से बीच में से हटा के फिर विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है अमितोज? एक ये बच्चों 26 क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों और कोई क्वेश्चन? एक ये 43 में मतलब उल्टा लिखा हुआ है ना? एक तो अल्फा कार्बन में नेगेटिव आएगा साइन, और वो R1 R2 16, 2 बनेंगे। ठीक है बच्चों 43 हो गया, समझ आ गया? अच्छा एक ये क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, ये कैसे किया? बताओ भाई।
मतलब देखो, वन थॉट तो सिंपली सेज कि अगर मैं ए से बी किरचॉफ लगाता हूँ ऊपर वाले पाथ से, उसके हिसाब से तो 10 आना चाहिए, है ना। अब इस केस में क्या है कि अगर मान लो मैं अपना वो फॉर्मूला लगाता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा बच्चों कि मतलब जैसे मैं 1 मिनट के लिए अगर इसको लिख दूं ऐसे कि 10/r प्लस 15/1 अपॉन 1/r प्लस 1, मतलब इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम r को 0 पुट करें, सीधा ना पुट करें, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो कुछ बनेगा ही नहीं ना, वो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप्स कुछ बन जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या बन जाएगा, 10 प्लस 15r ओवर 1 प्लस r। तो यहाँ पे अगर आप r को 10 × 0 कर दो तो इससे भी 10 बन गया। ठीक है जी। ओके, तो ये 2 मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड, अगर हम बच्चों सोचें कि हम लूप में किरचॉफ लगा दें, उससे बनता है कि नहीं बनता, देखें। मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, 15 माइनस आई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आई आ गया 5। तो इससे तो ठीक आ रहा है ना। इससे तो आई 5 आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10। हाँ जी, आगे बचो। डन बचो बाकी। अच्छा एक बच्चों ये ना, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उससे ही बाई चांस मेरे माइंड में आया है, ये याद रखना। अगर बच्चों हम कुछ इस टाइप का बना दें, मतलब 2 आइडियल बैटरीज इन पैरेलल, लेट्स से E1 इज ग्रेटर देन E2 और बोथ आइडियल है, इस केस में क्या होना चाहिए? ट्राई करोगे कुछ करने का? देखो एक बार, मान लो कुछ भी ऐसे एक लगा दो रेजिस्टर, देखो क्या रिजल्ट बनता है।
तो अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं बन रहा ना? बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा, है ना? तो बस मतलब ऐसे कैसे बच्चों क्या होता है, मतलब ये मैथमेटिकली नहीं आ सकता। आ, मतलब फिजिकली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे अगर हम ऐसे सोचें कि अगर हमने दो बैटरीज को आपस में लगा दिया एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हायर वाली बैटरी है एक तरह से वो अंडर परफॉर्म करती है, ठीक है। और मतलब इस केस में बस जो इफेक्टिव ईएमएफ होती है वो बस E2 हो जाती है। ठीक है, मतलब करंट इसके हिसाब से फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, ये केस याद रखना। ये मतलब कई बार कुछ बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो इसको हम एक्चुअली प्रूव वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब इसको बस समझने का तरीका ये है कि भी एक तरह से कह लो कि दो सेल्स का आपस में कंपटीशन है, तो अब जिसकी ईएमएफ कम है उसके अक्रॉस तो बढ़ ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है उससे ज्यादा होने का। बट हाँ चलो, जिसकी ज्यादा है वो अपने से कम पोटेंशियल पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। ओके। एक बच्चों आपके क्वेश्चन था, आई बिलीव मेडिकल वाले बच्चों आपके टेस्ट में ना, कि विच प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट्स द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो उसमें एक ऑप्शन थी फील्ड। तो बताओ मुझे, फील्ड होना चाहिए आंसर के नहीं होना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन मतलब स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से डला हुआ था। मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोलैरिटी। बट अगर आप वैसे भी सोचो, सी, अगर आपको कोई फील्ड गिवन है तो क्या आप फील्ड देख के बता सकते हो कि वो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड है या नेगेटिव चार्ज के कारण? नहीं पता चलेगा ना। लेट अस से यू आर हैविंग फील्ड टुवर्ड्स राइट, तो वो आप ये तो नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव चार्ज ने बनाई है या नेगेटिव चार्ज ने बनाई है। अभी बच्चों ये 0 1 में से, अच्छा मैंने बोला था।
ये बच्चों इसमें से अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हुए ना हो अभी। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। जो बच्चों हमने पिछली क्लास में किए थे 3 टाइप के केसेस, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट, ये सबको समझ आ गए? इनमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क। प्लेट ऑल। ओके, so next we talk about energy stored in a capacitor। तो जैसे कि हमने बच्चों बात की थी कि कैपेसिटर का बेसिकली काम ही ये है कि वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसका एक्सप्रेशन समझते हैं। और ये बच्चों किस टाइप की एनर्जी होगी? दिस इज पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो ये बच्चों ऐसे कोई भी एक कैपेसिटर है, लेट्स से चार्जेस हैं क्यू माइनस क्यू, ये दो कंडक्टर्स हो गए। ठीक है, लेट्स से कि आपको इसका सी पता है इस सिस्टम का। तो बच्चों ट्राई करो, देखो हमारा स्टैंडर्ड मेथड ही होता है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क डन इज डेल्टा पी प्लस, है ना, डेल्टा के। तो इसको स्लोली करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो सोचो किस टाइप का वर्क करें और उससे एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो एनर्जी का।
मतलब इमेजिन आपके पास पहले दो न्यूट्रल कंडक्टर्स थे, आपने फाइनली उनके ऊपर इस तरीके से चार्जेस क्रिएट कर दिए Q माइनस क्यू। हाँ निष्ठा ठीक है।
हाँ बच्चों, हुआ। अच्छा देखो, ये सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं, सोचो। कंडक्टर्स की तो शेप साइज हमें कुछ पता नहीं, बस सी गिवन है। तो इस टाइप का सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं बच्चों धीरे धीरे क्यू चार्ज टू से वन को ट्रांसफर कर दूं, सोचो बच्चों, तो क्या ये सिस्टम बन जाएगा मेरा? ना? तो अब अगर हम एक इंटरमीडिएट स्टेप सोचें, जब कि भाई इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, और अब आप ऐसे डी क्यू चार्ज शिफ्ट करने लगे हो, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? ट्रांसफरिंग डी क्यू फ्रॉम टू टू वन, कैसा आएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा, डी क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बच्चों। हाँ? और ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या, क्यू बाय सी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, टोटल वर्क डन, जो कि क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ क्यू डी क्यू बाय सी। और यहाँ लिमिट्स क्या हो गई, क्यू की जीरो टू कैपिटल क्यू। समझो? तो यहाँ से अब क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ बच्चों देखो, ये इसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क। तो बच्चों एनर्जी कहाँ पे स्टोर होएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। तो इनफैक्ट बच्चों आपको ख्याल होगा हमने एक ये क्वेश्चन किया था ना कि अगर ऐसे स्फेरिकल शेल है, इसकी सेल्फ एनर्जी निकाली थी हमने बच्चों तब, क्या आई थी? KQ²/2R, है ना? तो आप देखो इट इज नथिंग बट Q²/2C ओनली, वो एक ही बात है। है ना? तब हमने बस उसको नाम सेल्फ एनर्जी दे दिया था, बट अभी हमने पढ़ा कि जैसे दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ कैपेसिटर, तो जो वो एनर्जी है या ये एनर्जी है जो है वो एक ही बात है। हाँ बच्चों बोलो, ये क्लियर हो गया सबको? ओके। तो नेक्स्ट बच्चों वी टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ऑल्दो ये सेम कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया हुआ है, इट इज जस्ट कि अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स बोल रहे हैं। जैसे बच्चों मान लो ऐसे दो बॉडीज, दो कंडक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है, ठीक है? तो लेट्स से एक के ऊपर चार्ज Q1 है, एक के ऊपर चार्ज Q2 है। हमने इनको ऐसे वायर से ज्वाइन कर दिया, तो जैसे भी चार्ज फ्लो किया होगा तो मान लो इस पे फाइनल चार्ज Q1 हो गया, इस पे Q2 हो गया। राइट। तो मुझे बताओ चार्ज किस तरह से फ्लो करेगा? चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है बच्चों? हाई टू लो पोटेंशियल, राइट? तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, जब चार्ज फ्लो कर जाएगा दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, है ना? which implies Q1 - by C1 will be equal to Q2 - by C2, है ना?
और हमें ये भी पता है कि Q1 dash plus Q2 dash has to be equal to Q1 plus Q2. हाँ, तो देखो बच्चों फिर क्या रिलेशन बन गया, मुझे बताओ कि Q1 dash by C1 is equal to Q2 dash by C2. ये किसके इक्वल आता है बताओ? Is it equal to Q1 plus Q2 over C1 plus C2? बच्चों चेक करो। ठीक है बच्चों, तो कहने को तो आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं पहले ऐसे, है ना, बस हमने उनको पुट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? आदित्य जैन और क्लियर? Okay. So next we talk about heat loss. तो बच्चों आपको याद होगा हमने एक डिस्कशन के टाइम पे बात भी की थी, तो मैं आपको बताया था कि जब भी चार्ज मूव करता है इट विल ऑलवेज लीड टू लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? तो दोबारा लिख लेते हैं हम ये पॉइंट कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एनर्जी लॉस हो रहा था, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही थी, तभी तो चार्ज मूव किया, राइट? अदरवाइज तो चार्ज मूव ही ना करता। ओके, अब बच्चों ये एनर्जी लॉस होगा कितना, जैसे ऊपर वाले केस की बात करें हम, तो हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, बट हम सीधा ये कह सकते हैं कि जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की माइनस फाइनल, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कमी हुई होगी और जितना भी डिफरेंस आया वो सारा का सारा लूज हो गया। ठीक है,
ओके, अब बच्चों बात आती है कि ये लॉस जो है, जो ये जो एनर्जी लॉस होना है, ये किस फॉर्म में होगा? अच्छा बच्चों, ये ना ड्राइव करके देखना, मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप किसी भी केस में ड्राइव ही कर सकते हो। ये ऐसा जाता है, हाफ C1 C2 ओवर C1 + C2 इंटू डेल्टा वी इनिशियल्स पर। ठीक है, इसको प्रूव करना बच्चों घर पे। सो हाँ बच्चों, सो आई वाज आस्किंग कि ये जो एनर्जी लॉस होगा बच्चों, ये किस फॉर्म में होगा? हीट, है ना? ये हीट बच्चों कहाँ पे प्रोड्यूस होएगी? कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा हीट? मतलब वायर की रेजिस्टेंस, है ना? जो हीट है वो तो रेजिस्टेंस के अंदर ही प्रोड्यूस होती है ना। तो लेट्स राइट इट दिस वे कि अगर तो वायर की रेजिस्टेंस है, देखो बच्चों मैंने ना पर्टिकुलरली इसीलिए यहाँ पे एनर्जी लॉस लिखा है, राइट? इनफैक्ट जो हेडिंग भी है ना, उसको भी हीट लॉस की जगह लेट्स कॉल इट एनर्जी लॉस, दैट इज मोर सेंसिबल। आपको अभी 1 सेकंड में डिफरेंस समझ आ जाएगा। आ, अगर तो वायर में रेजिस्टेंस है, तो बच्चों एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा? तब तो हीट की फॉर्म में हो जाएगा। अब बच्चों 1 मिनट के लिए मान लो कि मैंने वायर ही पूरी कंडक्टिंग ले ली, उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, लेट्स से। फिर क्या होगा? क्या फिर उस केस में एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए? जो ऊपर वाला रिजल्ट है हमारा, वो तो ये कह रहा है कि भाई एनर्जी लॉस तो पक्का होगा, है ना? वो तो किसी भी तरीके से वायर की रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है रिजल्ट, है ना? हमने तो कहीं नहीं लिखा कि भाई वायर की रेजिस्टेंस होएगी तभी एनर्जी लॉस होगा। तो इससे क्या लग रहा है?
बोलो बच्चों। क्या लग रहा है इस केस में लॉस फिर होगा कि नहीं होगा? तो लॉस तो होता है बच्चों। उस केस में जो एनर्जी लॉस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क्स। तो बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व किया है जैसे कई बारी हम कोई मतलब प्लग लगाते हैं या ऑन ऑफ करते हैं कुछ, तो कई बारी भी सी स्पार्क्स, है ना? तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होने का रीजन बच्चों यही होता है कि कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा हो जहां पे देर इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट देर इज नॉट सफिशिएंट हीट। ठीक है, अब लॉस तो होना ही है, हीट की फॉर्म में नहीं हो पा रहा, तो फिर वो स्पार्किंग की फॉर्म में हो जाता है। बेसिकली स्पार्किंग में क्या हो जाता है बच्चों, स्पार्किंग में किस किस फॉर्म में होता होगा लॉस? स्पार्किंग में साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? मतलब बच्चों अगर वायर की रेजिस्टेंस होती, लेट से, ठीक है, तो क्या होता कि अगर हम मान लो किसी भी इंस्टेंट पे लेट अस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेते, और उस करंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये करते ना भी हम पावर निकाल लें आई स्क्वायर आर डी टी, और हम मान लो हम सारा टाइम कंसिडर कर लेते हैं जब तक भी करंट कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो वो वैल्यू इसी का इक्वल आती है। समझ रहे हो? मतलब लॉस जो होना है वो तो फिक्स्ड है। हाँ बच्चों, एनी डाउट टिल नाउ? वरुण, ऑल क्लियर? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन केस which is known as a parallel plate capacitor। मतलब जो हमने पहले किया भी था, तो उसी को थोड़ा अब हम और डिटेल में बात करेंगे।
तो जो इसके अंदर there are two parallel plates जिनका एरिया होता है A, उसके बीच में सेपरेशन हम मान लेते हैं एज स्मॉल d, ठीक है। एंड बच्चों इट इज कंसिडर्ड कि ये जो एरिया A है इट इज मच लार्जर देन d स्क्वायर। ठीक है जी। तो बेसिकली बच्चों इस assumption से क्या हो जाएगा, इफ वी टेक A टू बी मच लार्जर देन d स्क्वायर, हम एक तरह से प्लेट्स को इनफाइनाइट मान सकते हैं। ठीक है, मैंने d स्क्वायर से क्यों कंपेयर किया बच्चों? व्हाई डिड आई राइट एरिया मच लार्जर देन d स्क्वायर? सी टेक्निकली यू कांट कंपेयर एरिया एंड थिकनेस ना, डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी कंपेयर होगा। तो इसलिए वी राइट की एरिया इज मच लार्जर देन d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब मान लो इस प्लेट पे चार्ज ऐसे प्लस क्यू हो गया, इधर नीचे वाले पे माइनस क्यू हो गया। हाँ बच्चों, सो इज द सिचुएशन क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इस केस से बच्चों हम इसके लिए कुछ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स? मतलब अगर मैं कोई पॉइंट P बच्चों यहाँ पे ले लूं, तो इस पॉइंट P पे कितनी फील्ड होगी? क्या कर रहे हो बच्चों? हमने प्लेट्स को इनफाइनाइट मानना है। तो पॉइंट P पे फील्ड कितनी होगी बच्चों? निष्ठा, मितोज, ट्राई अगेन प्लीज। करण नूर ठीक है, वरुण ठीक है।
दूसरा है लास्ट पार्ट, ठीक है। अंकीरा दिया क्या निकाला है? हाँ मैं तो बस ठीक है। अच्छा जीरो होगी ना इसके इसमें तो। कैसे? दो तरीके से हम बता सकते थे। एक तो सिंपल शील्डिंग, पॉइंट पी के आगे तो मेटल आ गया, और मेटल के दूसरी तरफ क्या है हमें मतलब ही नहीं, है ना। पॉइंट पी की तरफ तो कोई चार्ज नहीं है, तो वहां तो कोई फील्ड क्रिएट कर ही नहीं सकता। और दूसरा मेथड क्या है, सिंपल सुपरपोजिशन, कि आप कहते हैं कि E ड्यू टू क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू। क्यू के कारण क्या होती, उसका जो भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है अवे फ्रॉम इट, माइनस क्यू के कारण क्या होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स इट, तो जीरो आ जाती। राइट बच्चों, इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। हमें पता चल गया कि प्लेट्स के बाहर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विच मीन्स कि देयर इज नो एनर्जी stored आउटसाइड द प्लेट्स, है ना, क्योंकि एनर्जी तो भाई वहीं पे ही होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब बच्चों ऐसे ही लेट्स टॉक अबाउट ई इनसाइड द प्लेट्स। सॉल्व अगेन। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई पॉइंट क्यू मान लो बच्चों अंदर लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कैसे लिखेंगे हम अगेन, क्यू मतलब कोई और पॉइंट ले लो, क्यू चार्ज से मिक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। क्यू के कारण क्या होगा, सिग्मा बाय
2 epsilon naught away from it minus q के कारण again sigma by 2 epsilon naught towards it. ये क्या बन गई सिग्मा बाय epsilon naught या फिर q by k epsilon naught. राइट बच्चों? ओके अब बच्चों इसके हिसाब से नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? निकालो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है, तो E इंटू डी बन गया क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से बच्चों कैपेसिटेंस C क्या बन गई क्यू बाय डेल्टा V. करेक्ट. तो ये बन गई एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, जो कि आई होप सबने जब पिछली क्लास में किया होगा तो इसी तरीके से निकाला होगा बच्चों, है ना? ओके तो यहाँ से हम बच्चों एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, जो कि फिर आप सीधी स्क्वायर बन जाएगी. करेक्ट. बच्चों एक टर्म निकालो एनर्जी डेंसिटी. मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब बन गई हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. तो देखो मैं बच्चों इसको पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ. तो C इंटू वी क्या है E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया A इंटू डी, है ना? तो कैपेसिटेंस की भी वैल्यू डाल दो. हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय डी इंटू E स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन A इंटू डी. राइट.
So this becomes बच्चों half epsilon naught p square. So this is a very important result. तो ऑल्दो हमने बच्चों इसको प्रूव तो पैरेलल प्लेट के लिए किया है, बट ये हर जगह वैलिड, ठीक है। मतलब दिस रिलेशन टेल्स अस, आपको शायद ख्याल होगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हल्की सी बात की थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये रिलेशन हमें वो बताता है कि कहीं पर भी अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे पर वॉल्यूम क्या कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ये बच्चों आ गया समझ सबको? ओके चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। तो अब बच्चों आपके 0 1 के ए और बी पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।